साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सूसित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जब तक पेट गुलाम रहेगा कलम आजाद नहीं हो सकती। उक्त उद्गार पत्रकारों की दशा और दिशा पर आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम में जाने माने गांधीवादी नेता, समाजवादी चिंतक, विचारक रघु ठाकुर ने व्यक्त किए। दिल्ली हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय पत्रकार सम्मेलन की अध्यक्षता की रघु ठाकुर ने 29 अगस्त 2024 को दिल्ली में आयोजित किया गया राष्ट्र स्तरीय पत्रकार सम्मेलन बीके कृष्णा मेमन भवन, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह। अन्य अतिथि वक्ताओं में पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, विधायक महेंद्र गोयल, विधायक जय भगवान उपकर, कांग्रेस नेता फिरोज चौधरी, जदयू विधायक कमर आलम समेत कई वक्ताओं ने अपने सारगर्भित ओजस्वी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का सफल संचालन किया सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नीरज दत्त गौड़ ने। इस अवसर पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश चंद्रा, राष्ट्रीय महासचिव अरुण प्रताप सिंह, एडवोकेट एस नेहरा, पत्रकार हरिंदर कौशल, रामानंद राय, अमित आर्या, वशिष्ठ जी समेत कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। देखिए पत्रकार सम्मेलन से जुड़ी सूसित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा भी रखी है और कुछ बातों को कहने की, कुछ बातों को सुनने की भी बात कर रहे हैं। अभी जब महाबल जी बोले तो उन्होंने कुछ पत्रकारों के बारे में शिकायत की थी, वो सबके लिए नहीं। और वशिष्ठ जी ने जब उसका खंडन करने का प्रयास किया तो मैंने उनसे कहा कि परंपरा है। आप कहते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, हालांकि बुरा न माने तो संविधान में 3 स्तंभ लिखे, ये चौथा स्तंभ आप स्वयंभू है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुई थी। तो वहाँ एक बोलने वाले वक्ता ने कहा था कि एक चौथा स्तंभ बोलिए। उन्होंने सबके आलोचना नहीं की थी, उसके लिए कहा था। और मान लीजिए कि सबके लिए भी कहा तो क्या आपको उसे सुनना नहीं चाहिए? आप ईमानदार हो, परंतु लोकतंत्र में दूसरे की बात को सुनना, ये बात कभी कभी अपनी आलोचना को भी सुनने का काम। वशिष्ठ जी हमको बड़े प्रिय हैं और वशिष्ठ तो जब भगवान राम के गुरु रहे तो सबके गुरु हैं। परंतु इतना जरूर मैं चाहूंगा कि हमें अपने साथ भी सुनने का साथ, अपनी बात को कहना ही लोकतंत्र नहीं है, अपने लिए प्रिय कहना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने खिलाफ को सुनना यही लोकतंत्र। आज संजय सिंह जी यहाँ बोल के गए, हमारी चर्चा करके गए। जिस सवाल पर आपने चर्चा रखी है, पत्रकारों की दशा और दशा, पत्रकारों की जो दशा है उसके बारे में कुछ भिन्न प्रकार की चर्चाएं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी समाज का हिस्सा अकेला नहीं दिखता। लोगों ने कहा कि चारों खंबे जो हैं, चारों खंभों में गड़बड़ियां हैं।
चारों खंभों में कोई अच्छाइयां भी, परंतु क्या पत्रकार को भी हम लोग समाज से अलग कर सकते हैं? त्याग की अपेक्षा, कुर्बानी की अपेक्षा ये जितनी राजनीति वाले से है, जितनी नौकरशाही से है, जितनी न्यायपालिका से है, उसी प्रकार पत्रकार से है। और पत्रकारों से जो अपेक्षा है केवल अगर हम उन्हीं से अपेक्षा करेंगे और अन्य से नहीं करेंगे तो ये उचित नहीं। आज पत्रकारों के साथ भी बड़ी समस्या है कि क्या उनके पास आजादी है? पत्रकार जो लिखना चाहता है क्या वो लिख सकता है? पत्रकार जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है? पत्रकारिता क्या आज मिशन है या पत्रकारिता आज पेट की आजीविका ही सवाल भी मानते हैं? इसको सोचो। अभी आपने स्वर्गीय मांगेराम जी के लिए श्रद्धांजलि दी। हालांकि श्रद्धांजलि कार्यक्रम आखिरी में होता है, तो हम सभी कार्यक्रम खत्म हो गए। कई पत्रकार हैं जिनके बारे में जानता हूं कि जिन्होंने अपने लक्ष्य के लिए, अपनी पत्रकारिता के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया और अपने आप को जोखिम में डाल के उन सवालों को उठाया। इसी दिल्ली के एक हमारे पत्रकार मित्र थे जो नवभारत टाइम्स में थे, वो प्रकाश तपस, आज जन जाने अच्छी नौकरी थी। यहां दिल्ली में एक मजदूरों का आंदोलन हुआ और उन्होंने उस मजदूर आंदोलन की खबर लगाई। तो मालिक ने उनको बुला के कहा इससे हमको क्या टीआरपी मिलेगा? आज जो बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े पत्रकार अखबार हैं, उनके मालिक कौन है? उनके मालिकों का लक्ष्य क्या है? उनको टीआरपी चाहिए, खबर वो चाहिए जिससे उनको पैसा मिले, खबर वो चाहिए जो खबर बिके। तो उन्होंने कहा कि भाई टीआरपी का हिसाब आप लगाइए, मैं तो मजदूरों की खबर लिख रहा, नहीं छपी। दोबारा फिर भेजी, नहीं छपी। और वो स्वाभिमान पत्रकार थे, वो प्रकाश तपस जिंदा नहीं है, मैं सलाम करता हूं। तो उन्होंने त्याग साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन हो गया तो 10-20 लाख लोग उसको देख के चर्चा करना शुरू करें, कोई पता नहीं करने लगता। अगर हिंदुस्तान में कोई जिम्मेवारी की पत्रकारिता है, इसका उत्तरदायित्व है, तो वो 10-20-50 करोड़ के सोशल मीडिया पे नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में कोई उत्तरदायी अगर कोई जिम्मेवार है तो पत्रकार है, जो लिखने वाला पत्रकार है, तो आप सब लोग उसके हिस्सेदार हैं। आप उत्तरदायित्व वाले लोग, आपका उत्तरदायित्व है, आपके ऊपर उत्तरदायित्व क्या हो सकता है? इसलिए आपकी खबर, आपकी बात का ज्यादा मामलता मानी है। तो पत्रकारों की जो स्थिति है इसकी तो चिंता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पत्रकार कुर्बानी कर दें, हम लोग उम्मीद करते हैं कि पत्रकार पर असर होना चाहिए, जरूर अच्छी बात होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। परंतु आज से 100 साल पुरानी पत्रकारिता है और आज में थोड़ा फर्क है। आज पत्रकारिता के लिए विस्तृत है रोजी रोटी की, और उसके लिए पेट को रोटी चाहिए। अब यहाँ पर क्या कहे तुलसीदास जी कहे, भूखे भजन ना होए पाला, रख लो अपनी कंठी माला। खाली पेट से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनकी व्यवस्था क्या है? आज इसलिए है कि बड़े बड़े अखबारों को मैं जानता हूं कि जो उनके स्थानीय कस्बाई संवाददाता हैं उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती। मामला भाई आपकी कस्बों की स्थिति क्या है? बड़े अखबार के हैं, आजकल एक नया पद्धति चल पड़ी है बड़े अखबारों के नाम पर, जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। और फ्रेंचाइजी में क्या है, इस शहर का हमने आपको ठेका दे दिया, दारू का ठेका होता है, पुल का ठेका होता है, गिर जाए या गिर जाए बातें तो कमर भाई बताएंगे, इसी तरह से हम नहीं करेंगे, तो इनका भी ठेका होता है। आज का अखबार भी ठेके दिया है। अगर आप इस दिल्ली के बाहर जरा जाके देखेंगे, जहाँ कस्बे हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े अखबार वाले आजकल फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। कितना पैसा को महीने का चाहिए, आप जहाँ से लेंगे। यानी संपादक जो है, संपादक के लिए आज विज्ञापन का जरिया और उसके लिए कोटा तक किया जाता है।
इतना कोटा आपको देना है, इतना पैसा आपको विज्ञापन में देना है, रहना तो रहेंगे, तो आप उस पत्रकार से क्यों करते हैं? अगर फ्रेंचाइजी का पत्रकार होगा, अगर कोटे देने के लिए पैसा देने वाला पत्रकार होगा, उससे कोई आप उम्मीद कर सकते हैं? पहले उसकी पेट की आदत हो रही है। हिंदुस्तान के समाज का, हिंदुस्तान की राजनीति का भी दायित्व है तो वो कहे कि पत्रकारिता को आजादी का मतलब है कलम की आजादी, पत्रकारिता की आजादी का मतलब है लोकतंत्र, पत्रकारिता का आजादी का मतलब है हिंदुस्तान की व्यवस्था। इसलिए पत्रकार के पेट की आजादी की व्यवस्था होगा चाहिए, तो हर पत्रकार के पेट की व्यवस्था का इंतजाम सरकारों का है। ये सरकारी जिस दिन पत्रकार का पेट आजाद हो जाएगा उस दिन दोस्तों कलम आ जाएगा। अब हम कहे कि साहब 90 साल पहले पत्रकार हुए थे, उन्होंने ये किया, हमें पता है आजादी के आंदोलन में बहुत सारे पत्रकारों के मकान जमीन बिक गए, पर वो दौर अलग था। उस दौर में लोग अखबार को खरीद के पढ़ते थे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि आप जो कस्बाई अखबार निकालते हैं, आप व्यवस्थित जी को जानते हो इस बारे में, स्थिति क्या है? आपको जाके डाल आना पड़ता है। ये कभी सत्य लाचारी है। तो इसलिए पत्रकारों की दशा जो है, जो शिक्षा को सुधारना है, राजसभा दिशा का दूसरा जो पक्ष है, उस दिशा तय करना हमारा। साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन हो गया तो 10-20 लाख लोग उसको देख के चर्चा करना शुरू करें, कोई पता नहीं करने वाला है। अगर हिंदुस्तान में कोई जिम्मेवारी की पत्रकारिता है, उत्तरदायित्व है, तो वो 10-20-50 करोड़ के सोशल मीडिया पे नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में कोई उत्तरदायी अगर कोई जिम्मेवार है तो पत्रकार है, जो लिखने वाला पत्रकार है, तो आप सब लोग उसके हिस्सेदार हैं। आप उत्तरदायित्व वाले नहीं, आपको उत्तरदायित्व है, आपके ऊपर उत्तरदायित्व क्या हो सकता है? इसलिए आपकी खबर, आपकी बात का ज्यादा मामला मानी है। तो पत्रकारों की जो स्थिति है, इसकी उसको चिंता रहे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पत्रकार कुर्बानी कर दें, हम लोग उम्मीद करते हैं कि पत्रकार पर असर होना चाहिए, जरूर अच्छी बात होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। परंतु आज से 100 साल पुरानी पत्रकारिता है तो आज में थोड़ा फर्क है। आज पत्रकारिता के लिए स्थिति है रोजी रोटी की, और उसके लिए पेट को रोटी चाहिए। अब यहाँ पर क्या कहे तुलसीदास जी कहे कि भूखे भजन न हो पाला, रख लो अपनी कंठी माला। खाली पेट से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनकी व्यवस्था क्या है? आज स्थिति ये है कि बड़े बड़े अखबारों को मैं जानता हूँ कि जो उनके स्थानीय कस्बाई संवाददाता हैं, उनको तनख्वाही भी नहीं मिलती। मामला भाई आप भी जानते, कस्बों की स्थिति क्या है? बड़े अखबार के हैं, आजकल एक नया पद्धति चल पड़ी है बड़े अखबारों के नाम पर, जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। वो फ्रेंचाइजी में क्या है? इस शहर का हमने आपको ठेका दे दिया, दारू का ठेका होता है, पुल का ठेका होता है, गिरजा या गिरजालय बातें तो कमर बताएंगे, हम नहीं करेंगे, तो इनका भी ठेका होता है। आज का अखबार भी ठेके दिया है। अगर आप इस दिल्ली के बाहर जरा जाके देखेंगे, जहाँ कस्बे हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े अखबार वाले आजकल फ्रेंचाइजी दे, कितना पैसा को महीने का चाहिए, आप जहाँ से लेंगे। यानी संपादक जो है, संपादक के लिए आके विज्ञापन का जरिया और उसके लिए कोटा से किया जाता है। इतना कोटा आपको देना है, इतना पैसा आपको विज्ञापन में देना है, रहना तो रहेंगे, तो आप उस पत्रकार से क्यों करते हैं? अगर फ्रेंचाइजी का पत्रकार होगा, अगर कोटे देने के लिए पैसा देने वाला पत्रकार होगा, उससे कोई आप उम्मीद कर सकते हैं? पहले उसकी पेट की आदत हो रही है। हिंदुस्तान के समाज का, हिंदुस्तान की राजनीति का भी दायित्व है तो वो कहे कि पत्रकारिता को आजादी का मतलब है कलम की आजादी, पत्रकारिता की आजादी का मतलब है लोकतंत्र, पत्रकारिता का आजादी का मतलब है हिंदुस्तान की व्यवस्था। इसलिए पत्रकार के पेट की आजादी की व्यवस्था होना चाहिए, तो हर पत्रकार के पेट की व्यवस्था का इंतजाम सरकारों का है। ये सरकारी जिस दिन पत्रकार का पेट आजाद हो जाएगा उस दिन दोस्तों कलम आ जाएगा। अब हम कहे कि साहब 90 साल पहले पत्रकार हुए थे, उन्होंने ये किया, हमें पता है आजादी के आंदोलन में बहुत सारे पत्रकारों के मकान जमीन बिक गए, पर वो दौर अलग था। उस दौर में लोग अखबार को खरीद के पढ़ते थे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि आप जो कस्बाई अखबार निकालते हैं, अब व्यवस्थित जी को जानते हो इस बारे में, स्थिति क्या है? आपको जाके डाल आना पड़ता है। ये कभी सत्य लाचारी है। तो इसलिए पत्रकारों की दशा जो है, जो शिक्षा को सुधारना है, राजसभा दिशा का दूसरा जो पक्ष है, उस दिशा तय करना हमारा। कुछ है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ भी है, परंतु संघर्ष है। जब कमर आलम जी यहाँ बोल रहे थे, जो बिहार की चर्चा कर रहे थे,
इनको मैं आज से थोड़ा और पहला लेना चाहता हूँ, 44 साल। 1980 में हिंदुस्तान में एक कानून आया था, इसका नाम था बिहार प्रेस बिल। मोहम्मद याद है नहीं आपको? 82 में आया, 82 में आ गया। और बिहार प्रेस बिल के माध्यम से सरकार ने प्रस्ताव लाई थे, वो भी बिहार की सरकार, और मुख्यमंत्री जी कौन थे उसका नाम मैं बताऊंगा, आप लोग दुखी हो जाएंगे। वो अगर खबर है तो खबर के बारे में आपको सिद्ध करना है, वरना फिर आप दंड के अधिकारी हैं। और बिहार प्रेस बिल के माध्यम से एक प्रकार से पत्रकारों की कलम के ऊपर बंधन लगाने का प्रयास किया। 80 का साल था, न केवल बिहार के बल्कि सारे हिंदुस्तान के पत्रकारों ने आंदोलन चलाया और सरकारों को बिहार में प्रेस बिल वापस दिया। तो पत्रकारिता में ताकत थी, जिसने सरकार को झुका दिया। उस ताकत को पैदा हमको करना है, उस ताकत को पैदा करने से हमारी दशा सुधरेगी। आज पत्रकार मित्र जो है उनके साथ स्थिति गंभीर है। जो बड़े बड़े अखबारों में, बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, उनके साथ दिक्कत है कि तनख्वाह देने वाला मालिक है वो क्या था हमारे बच्चे काम करो। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन चैनल्स के एंकर को, चैनल के पत्रकारों को लोग देखते हैं कि उनकी हालत क्या है, कि जिनको महीने खर्च के लिए 5-10 लाख रुपया चाहिए, उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो दूसरे पत्रकार हैं उनकी स्थिति और बेहतर है। जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर अखबार निकलते हैं, उनके जो पत्रकार उनकी स्थिति और बेहतर है। वो तो बेचारे खुद ही छापते हैं, खुद ही करते हैं, कितना विज्ञापन है क्या। और सब इसलिए है कि सरकार से लेके राजनीति और सभी लोग पत्रकारिता अपने नजरिए देखते हैं। अगर अखबार हमें छाप रहा है तो हम कहते बड़ा अच्छा अखबार है, हमारे पक्ष में लिख रहा है तो कहेंगे बड़ा अच्छा अखबार है, पत्रकार बड़ा अच्छा है। और खिलाफ लिख रहा है तो उसको सुना है तो लिख रहे हैं। तो पत्रकारों की जो दशा है वो दशा आज सही मायने में तो ये है कि बहुत ही दुखद और चिंता है। पत्रकारिता एक प्रकार से खत्म हो रही है। अगर पत्रकारिता को कोई बचा पा रहा है तो सोशल मीडिया या यूट्यूब पत्रकारिता है। यहां कब से इतनी आजादी है कि आदमी जो मन चाहे बोल सकता है, वरना जो बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े चैनल के मालिक लोग हैं, इनके यहाँ कोई आजादी नाम की चीज नहीं है। तो आपको भी अपनी दशा के बारे में अगर सोचना है तो आपको कुछ जोखिम भी उठाना पड़ेंगे और कुछ सवालों के ऊपर आपको बड़े दृष्टिकोण से सोचना। अभी आपका मांग पत्र में सुनना है, प्रकाश मंदी अपना करेंगे, महावजी ने प्रकाश करेंगे। अब और एक कोई नेता क्या करेगा बेचारा, जो सरकारी पार्टी में है, कहीं भी है, छोटा बड़ा है, तो ये कहेगा कि हम आपके लिए जो बना करेंगे, पर कर कौन कितना पाएगा, ये बड़ा सवाल है। कुछ बुनियादी सवाल आपको उठाना चाहिए। इन सवालों को केवल एक सम्मेलन में अकेले नहीं, इन सवालों को आपको राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संघर्ष के तौर पर उठाना। अभी आपने मांग की यहाँ पर के साथ पत्रकारों के लिए मकान मिलना चाहिए, आप सरकार से मांग रहे हैं। आप ये सवाल राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उठाते हैं कि जो भी पत्रकार है, अगर हिंदुस्तान की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना बना के 4 करोड़ 5 करोड़ को मकान दे सकती है, तो फिर हिंदुस्तान के 5-10 लाख लोगों को मकान नहीं दे सकती। आपको राष्ट्रीय स्तर पर नीति के, ये नीति के तौर पर मांग करना चाहिए, बजाय व्यक्तिगत मांग करने के। नीति के तौर पर फैसला हो कि पत्रकारों को भी सारे हिंदुस्तान में जो शहर हैं, महानगर हैं, वहां पत्रकार कॉलोनियां बना के मकान दिए जाए और सरकार कर जाए, इसके काम पर आपकी और भी सुविधाओं की चर्चा। मैंने वही तो बोला था, आप इसके लिए क्यों नहीं मांग करते हैं? आखिर पत्रकार क्या कर रहे हैं? हमारा सरकारों ने आजकल तो होड़ चलती है तो होता भी है, लाडली बहनें चलने के साथ बहनों को मदद करना है। कोई सरकार के 1500 दिए, कुछ 18 रुपये देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कर रही है प्रधानमंत्रियों के सब किसान सम्मान योजना के किसानों के 6000 रुपये देंगे। पर जो पत्रकार हैं, पत्रकारों की आजीविका के साथ क्या है? इनके 50-60 साल की उम्र के काम के बाद क्या है? अभी पेंशन को लेकर झगड़ा है,
कि सारे हिंदुस्तान के जो 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को कौन सी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम की मिले, यूपीएस की मिले, या जो नई पेंशन योजना उसकी पेंशन मिले। जो कर्मचारी है तनख्वाह पा रहे हैं उनको तो पेंशन मिलना चाहिए, पर जो पत्रकार है, जो पत्रकार अपने कलम के लिए जोखिम झेलना चाहता है या जिससे समाज जोखिम की उम्मीद करता है, उसके भविष्य के लिए क्या है? क्या उसके भविष्य के लिए कोई है? आपको ये मांग क्यों नहीं करना चाहिए भारत सरकार से कि आप पत्रकार पेंशन योजना तैयार करें, और जितने भी पत्रकार हैं जो पंजीकृत हैं, वो अखबार में काम करते हो, अखबार में ना काम करके अपना छोटा अखबार भी निकालते हो, उनको 60 साल या 65 साल के बाद में सरकार की ओर से पेंशन दी जाए, ये भी बात ताकि तो बस। तो पत्रकारों को जब तक आर्थिक आजादी नहीं होगी तब तक पत्रकारिता से आप आजादी की उम्मीद नहीं करते। आजादी अकेले लिखने की नहीं होती, आजादी पेट की भी होती है, पर पेट गुलाम रहेगा तो कलम की आजादी नहीं होती। अगर कलम की आजादी चाहिए तो पेट की भी आजादी होनी चाहिए। उस पेट की आजादी किस बात पर? तो पत्रकारों की दशा आज बहुत दयनीय है। नेता जो है वो भी कभी कभी गाली दे देता है, समाज भी कभी सहयोग करता नहीं है। कितने लोगों जो अखबार पढ़ना पे और पैसे के पढ़ना चाहिए। अभी अखबारों का सर्कुलेशन घट गया। अब तो आदमी अपने हाथ में अखबार लिए हुए, एक मोबाइल लिए हुए, उस पर सारा समाचार दिख रहा है, सही है गलत है कुछ भी। पर एक बात जरूर है, जो अखबार है उस अखबार में जिम्मेवारी है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात समाजवादी नेता और मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय रघु ठाकुर जी, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी, रिठाला से हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी, विधायक जय भगवान उपकार जी, फैजल चौधरी साहब जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वशिष्ठ जी जो आपके यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप सभी का हृदय से मैं इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपने मुझे यहाँ से बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। साथियों और दोस्तों, पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, और आज यहाँ पर पत्रकार भी हैं और अधिवक्तागण भी। और मैं विधायिका से जुड़ा हूं, महेंद्र गोयल जी हैं, जय भगवान जी हैं, और कार्यपालिका की क्या हालत है वो भी आप है। तो ये चारों स्तंभ है देश के, वो आज कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक चुके हैं। ये कहने में मुझे कहीं कोई जरा भी संकोच नहीं है कि हर जगह चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ डगमगा रहे हैं और उनसे सवाल है।